हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ईज एडू पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 के या फिर 7 के साइंस से रिलेटेड प्रकाश चैप्टर से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए आगामी परीक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपकी पकड़ अच्छी बन सके। लाइट से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हमारा पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि अगर दर्पण से हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो दर्पण किस प्रकार का होगा। ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी या तो समतल या उत्तल, और ऑप्शन डी या तो अवतल या उत्तल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, या तो समतल या उत्तल। जी हाँ दोस्तों, अवतल अगर दर्पण से हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो इसका मतलब दर्पण या तो समतल होगा या फिर उत्तल होगा। समतल दर्पण जिसमें हर रोज हम अपना चेहरा देखते हैं वो उसमें जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। उसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी जब भी आप प्रतिबिंब देखेंगे तो आपको हमेशा सीधा दिखाई देगा। हालांकि अवतल दर्पण में उल्टा भी बन सकता है और सीधा भी बन सकता है। तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा या तो समतल या फिर उत्तल। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है वास्तविक प्रतिबिंब प्रायः कैसा होता है। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी वस्तु से बड़ा, ऑप्शन डी वस्तु से छोटा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उल्टा। जी हाँ दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब हम वैसे प्रतिबिंब को कहते हैं जब किरणें वास्तव में मिलकर अपना प्रतिबिंब बनाती हैं, क्योंकि दर्पण से टकराने के बाद किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, या मिलती हुई मालूम भी होती हैं तो वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तव में मिलने पर बनता है, इसीलिए यह जो प्रतिबिंब होता है वह प्रायः उल्टा, प्रायः मतलब आप कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा ही होता है। सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी प्रतिबिंब होगा। जो भी आभासी प्रतिबिंब होंगे या काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा सीधे होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि उल्टा जो बना है प्रतिबिंब यह वस्तु से बड़ा होगा या छोटा होगा, क्योंकि यह सभी प्रकार से हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और समान आकार का भी हो सकता है। लेकिन यह तय है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। ऑप्शन है ए वास्तविक, बी आभासी, सी आवर्धित या डी बड़ा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बी आभासी। जी हाँ दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब अभी हम बात कर रहे थे कि किरणें वास्तव में मिलती हैं, तो जब किरणें वास्तव में मिलेंगी तभी आप उसे पर्दे पर उतार सकते हैं। लेकिन आभासी प्रतिबिंब या आभासी का दूसरा नाम काल्पनिक प्रतिबिंब भी होता है, वर्चुअल इमेज, इसमें किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, मिलती हुई दिखाई देती हैं, मिलती नहीं हैं एक्चुअल में। तो इसीलिए आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को केवल पर्दे पर उतारा जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। हमारा अगला सवाल, समतल दर्पण में वस्तु का बायां और दायां भाग क्रमशः आपस में बदल जाने की घटना क्या कहलाती है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी पार्श्विक विस्थापन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पार्श्विक विस्थापन। जी हाँ दोस्तों, समतल दर्पण में जब आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो आप अक्सर देखते हैं कि आप अपना दाहिना हाथ उठाएंगे तो बाईं तरफ नजर आता है और बायां हाथ उठाने पर दाईं तरफ नजर आता है, अर्थात बायां और दायां भाग क्रमशः आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इस घटना को हम पार्श्विक विस्थापन या पार्श्व परिवर्तन के नाम से जानते हैं। प्रकाश का परावर्तन वह घटना होती है जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तब उस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली गई, जैसे हवा से लाइट अगर पानी की तरफ जा रही हो तो प्रकाश का पथ मुड़ जाता है, इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, छोटे छोटे कणों पर जब प्रकाश पड़ता है तो वहाँ से वह कई दिशाओं में वहाँ से परावर्तित होता है, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। लेकिन पार्श्व परिवर्तन, जब हम आईने में चेहरा देखते हैं तो वहाँ बायां और दायां भाग क्रमशः बदल जाते हैं, जिसे हम पार्श्व परिवर्तन या पार्श्विक विस्थापन भी कह सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, जब दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ हो तो उस दर्पण को क्या कहते हैं। जिसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी गोलीय दर्पण, ऑप्शन डी समतल दर्पण।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। जी हाँ दोस्तों, गोलीय दर्पण वैसे दर्पणों को कहा जाता है जिसका परावर्तक सतह वक्र होता है या फिर गोलाकार होता है। तो अगर परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, जैसे अगर इस तरफ से इधर पेंट कर दिया जाए और हम इस तरफ वाले भाग से अगर देखते हैं तो ऐसे केस में यह परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा होगा, इसलिए इस प्रकार के दर्पण को हम अवतल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण वैसे गोलीय दर्पणों को कहते हैं जिसमें परावर्तक सतह उभरे हुए सतह पर होता है, यानी कि उभरे हुए सतह से उसमें परावर्तन होता है। गोलीय दर्पण के ही दो भाग होते हैं, समतल दर्पण जो कि बिल्कुल प्लेन होता है, प्लेन मिरर, जो कि हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। हमारा अगला सवाल, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी गोलीय दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तल दर्पण। जी हाँ दोस्तों, उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो यह हमेशा सीधा होता है और वस्तु से छोटे आकार का होता है। इसीलिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर या फिर रियर व्यू मिरर्स जो कहते हैं, लुकिंग ग्लास, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखाई दे और वस्तु से छोटा दिखता है। जब गाड़ियों के लुकिंग ग्लास में आप अपना चेहरा देखेंगे, आपको अपने वास्तविक आकार से छोटा आकार दिखाई देगा। इसका मतलब उसमें हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। समतल दर्पण में समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है और वस्तु के समान आकार का बन सकता है। और गोलीय दर्पण के तो दो भाग होते हैं, उत्तल और अवतल, ये तो आप जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए ध्रुव, बी मुख्य अक्ष, सी फोकस या डी वक्रता केंद्र। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ध्रुव। जी हाँ, कोई भी दर्पण अगर है, गोलीय दर्पण अगर लेते हैं तो गोलीय दर्पण का जो बिल्कुल मध्य बिंदु होगा, जो उसका बीच वाला पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम ध्रुव यानी कि पोल के नाम से जानते हैं। अगर ध्रुव से हम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन गुजार दें तो इस लाइन को हम कहेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है और आने के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद जिस पॉइंट पर जाके मिलेगी, यह पॉइंट हमारा फोकस कहलाएगा। और उसी तरह से दर्पण जिस गोलाकार भाग का खंड होता है, जिस गोले आकार का गोलीय दर्पण का वह खंड होता है, उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। तो इसलिए दर्पण का मध्य बिंदु से जुड़ा हुआ यहाँ सवाल था, तो दर्पण का मध्य बिंदु हमेशा ध्रुव के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन बी नभ्यांतर, ऑप्शन सी मुख्य अक्ष और ऑप्शन डी मूल बिंदु। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नभ्यांतर। जी हाँ, अभी हम बात कर रहे थे कि दर्पण का जो मध्य बिंदु हो गया वह ध्रुव हो गया और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष हो गई। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण आती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर टकराएगी, ये हमारा हो गया फोकस और ये बिंदु हमारा मध्य बिंदु हो गया पोल। तो पोल से जो फोकस की जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इस दूरी को हम नभ्यांतर या फिर फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। वक्रता त्रिज्या, यह पोल से लेकर के और वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष, यह जो लाइन जा रही है, जो ध्रुव से होकर क्षैतिज रेखा गुजरती है, उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। और मूल बिंदु, यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं हम किसी चीज़ का, तो उसमें जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में मिलते हैं, उसे हम मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। हमारा अगला सवाल, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा, ऑप्शन बी काल्पनिक और उल्टा, ऑप्शन सी आभासी और बड़ा, ऑप्शन डी वास्तविक और सीधा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। जी हाँ दोस्तों, उत्तल दर्पण में हम थोड़ी देर पहले ही इसकी बात कर रहे थे। उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा बनता है और मैंने पहले ही क्वेश्चन में समझाया कि सीधा जो भी प्रतिबिंब बनेगा इसका मतलब वह आभासी प्रतिबिंब है, अर्थात यह आभासी और सीधा हो गया और वस्तु से छोटे आकार का ही बनता है उत्तल दर्पण में, जिसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यानी ये तीनों प्रकार के गुण उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पाए जाते हैं। वह आभासी होगा, सीधा होगा और हमेशा वस्तु से छोटे आकार का होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी से डैश होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए समान होती है, ऑप्शन बी कम होती है, ऑप्शन सी अधिक होती है या फिर डी इनमें से कोई नहीं।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समान होती है। जी हाँ, समतल दर्पण के सामने जो आप खड़े हो जाते हैं तो आप फील कीजिएगा, इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं खुद से कि आप दर्पण से कुछ दूरी पर खड़े हो जाइए। आप क्या देखेंगे कि जितनी दूरी पर आप दर्पण से चले जाएंगे, प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर आपको उतना ही अंदर तक दिखाई देगा। मतलब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बिल्कुल समान होती है वहां पर। तो यह जो ऑप्शन हुआ यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन ए हो गया। हालांकि कम या दूरी अधिक दूरी जो होती है ये गोलीय दर्पण में बनते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी अवतल दर्पण का, डी उपर्युक्त सभी का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण का। मैंने इसके बारे में अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बात की कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। बाकी जो अवतल दर्पण है उसमें कभी सीधा भी बन सकता है और कभी उल्टा भी बन सकता है। ऐसे केस में गाड़ी चलाने वाले को समस्या हो सकती है कि कौन सा प्रतिबिंब सीधा दिख रहा है और कौन सा प्रतिबिंब उल्टा दिख रहा है। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है इसके कारण। इसीलिए गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण में भी सीधा ही दिखता है, लेकिन समतल दर्पण का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि समतल दर्पण का जो फोकल लेंथ होता है, समतल दर्पण की जो दृष्टि क्षेत्र होती है वो बहुत ही छोटी होती है। मतलब कम दूरी तक ही उससे विजन हो पाएगा, जबकि उत्तल दर्पण एक बड़े एरिया को कवर करता है, यानी काफी दूर के एरिया तक की चीजें हम उसमें देख पाते हैं। हमारा अगला सवाल, गाड़ियों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी समतल दर्पण का, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण का। जी हाँ दोस्तों, गाड़ियों का जो लुकिंग ग्लास होता है उसमें उत्तल दर्पण लगाया जाता है, लेकिन गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है, जहां पर लाइट लगी होती है आगे देखने के लिए, रात में चलने के लिए, तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका कारण क्या है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को हम उसके फोकस और ध्रुव के बीच स्थित कर देते हैं तो वहां से वह किरणों को आगे की तरफ फैलाते चला जाता है, जिससे एक दूर तक के एरिया में प्रकाश फैलेगा, जिससे हमें देखने का जो है वह रेंज ज़्यादा मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई प्रकाश का स्रोत है, बल्ब लगाया गया हुआ है, तो अगर सामने अवतल दर्पण लगा दिया जाएगा तो यह प्रकाश को अलग अलग दिशाओं में छितराएगा, जिससे कि प्रकाश दूर तक फैलेगा और हमें दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, अगर स्टेनलेस स्टील के चम्मच की भीतरी सतह से जलती हुई मोमबत्ती का प्रतिबिंब देखा जाए तो मोमबत्ती की लौ कैसी दिखाई देगी? जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ऊपर की तरफ, बी नीचे की तरफ, सी लौ नहीं दिखेगी, या डी लौ बराबर आकार की दिखेगी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लौ नीचे की तरफ दिखेगी। जी हाँ, स्टेनलेस स्टील, जो स्टील का चम्मच हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, अगर चमचमाते हुए नए चम्मच के सामने आप मोमबत्ती को जला दीजिए और जिस तरफ से हम लोग खाते हैं कोई सामान उठा करके, अंदर की धंसी हुई सतह से, भीतरी सतह से अगर आप जलती हुई मोमबत्ती को सामने रखिए तो आप देखेंगे कि लौ जो है उसका नीचे की तरफ दिख रहा है, यानी कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। लेकिन अगर आप चम्मच को पलट करके देखेंगे तो लौ आपको ऊपर ही दिखेगी, मतलब दूसरे तरफ से प्रतिबिंब सीधा दिखता है और धंसे हुए सतह से हमें प्रतिबिंब उल्टा दिखता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है, कौन सा लेंस किनारों पर चौड़ा और बीच में पतला होता है? जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी समतल लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस और ऑप्शन डी अवतलोत्तल लेंस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, अवतल लेंस का आकार कुछ इस प्रकार का होता है, यानी कि यह किनारों पर ज्यादा चौड़ा होता है, जबकि बीच के भाग में आप देख रहे हैं कि इसकी मोटाई कम जाती है। अंदर की तरफ धंसे होने के कारण बीच में चौड़ाई कम होती है, किनारों पर यह ज्यादा चौड़ा होता है। तो अवतल, इसीलिए इसका नाम अवतल है, धंसा हुआ तल है इसका। हालांकि उत्तल लेंस ठीक इसका विपरीत होगा, यानी कि उत्तल लेंस में क्या होगा कि किनारे पर यह पतला होगा और बीच में ही मोटा होता है। इस प्रकार का लेंस उत्तल लेंस कहलाता है। समतल लेंस यह बनता ही नहीं है, क्योंकि लेंस हम वैसे सतह को कहते हैं जिसका एक सतह कम से कम वक्र होना चाहिए। तो बिल्कुल दोनों सतह अगर समतल होंगे तब फिर वो लेंस नहीं होगा। अवतलोत्तल, जिसका एक तल अवतल होता है और दूसरा तल उत्तल होता है, ऐसे लेंस को हम अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अवतल लेंस, जो किनारे पर चौड़ा और बीच में पतला होता है। इसका उल्टा अगर कर दिया जाए कि जो किनारे पर पतला और बीच में चौड़ा होता है, तब ऑप्शन हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स,
हमारा अगला सवाल है, अगर उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश को किसी कागज पर फोकसित किया जाए तो क्या होगा? ऑप्शंस हैं, ए कागज प्रकाशित हो जाएगा, बी कागज जलने लगेगा, सी कागज काला हो जाएगा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कागज जलने लगेगा। जी हाँ, जब उत्तल लेंस के सहायता से अगर हम सूर्य के प्रकाश को किसी कागज पर फोकसित कर दे, बिल्कुल एक जगह पर प्रकाश वहां पर पड़ रहा हो, जब पूरे लेंस पर पड़ रहा हो और लेंस को आप कागज से इतनी दूरी पर रखिए कि सारे प्रकाश सिमट करके एक बिंदु पर चले जाएंगे, तो उतने दूर की ऊष्मा भी वहां पर सारी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएगी। यानी वहां पर जब सारा ऊष्मा एक जगह जमा होगा, जिसके कारण कागज का तापक्रम धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और कागज धीरे धीरे आग पकड़ लेगी। हमारा अगला सवाल है, अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं, अपसारी लेंस, बी अभिसारी लेंस, सी आवर्धक लेंस या डी अपवर्तक लेंस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपसारी लेंस। जी हाँ दोस्तों, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि अवतल लेंस से गुजरने के बाद किरणें अपसारित हो जाती हैं। जब अवतल लेंस के साथ कोई किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, आगे जाकर यह फैल जाती है, छितरा जाती है। इसीलिए इस लेंस को हम कहते हैं अपसारी लेंस, किरणों को अपसारित कर देता है। लेकिन उत्तल लेंस क्या करता है? किरणों को अंदर की तरफ मोड़ता है। इसीलिए उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। आवर्धक लेंस के रूप में भी उत्तल लेंस का उपयोग होता है, क्योंकि वह वस्तु के आकार को बड़ा करके दिखाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उल्टा और वस्तु से बड़ा, ऑप्शन बी सीधा और वस्तु से छोटा, ऑप्शन सी सीधा और वस्तु से बड़ा, ऑप्शन डी उल्टा और वस्तु से छोटा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, सीधा और वस्तु से छोटा। अवतल लेंस में जब प्रतिबिंब बनता है यह हमेशा सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको बहुत ही इजीली कि दर्पण में, उत्तल दर्पण में सीधा और छोटा, लेंस में, अवतल लेंस में सीधा और वस्तु से छोटा। ये दोनों बिल्कुल मैच करते हैं। दर्पण में उत्तल दर्पण और लेंस में अवतल लेंस का नेचर लगभग एक जैसा होता है। हालांकि दर्पण और लेंस में डिफरेंस है, क्योंकि दर्पण प्रकाश को परावर्तित करता है और लेंस प्रकाश को अपवर्तित करता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है, सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? जिसके ऑप्शंस हैं, ए वास्तविक, बी आभासी, सी काल्पनिक या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वास्तविक। जी हाँ, सिनेमा हॉल में जब हम फिल्म देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो उसमें पर्दे पर जो हमें प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है। रीजन मैंने पहले ही बताया है कि वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। तो कहीं भी अगर स्क्रीन पर इमेज बन रहा है, सतह के ऊपर इमेज बन रहा है, तो इसका मतलब वह वास्तविक प्रतिबिंब ही होगा। आभासी प्रतिबिंब को आप, यानी कि आभासी को ही काल्पनिक भी कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर बिल्कुल उतार ही नहीं सकते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, वास्तविक। हमारा अगला सवाल, किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? ऑप्शंस हैं, ए केवल समतल, ऑप्शन बी केवल उत्तल, ऑप्शन सी केवल अवतल, ऑप्शन डी तीनों दर्पण से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों दर्पण से। जी हाँ दोस्तों, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब देखते हैं आपको कैसा दिखता है? सीधा ही दिखता है। यानी कि समतल में तो कंफर्म हो गया कि आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब ही सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। उत्तल में भी हम लोग गाड़ियों के साइड मिरर की बात किए हैं, तो साइड मिरर में भी इसलिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि प्रतिबिंब सीधा दिखे हमेशा, मतलब वहां पर भी आभासी प्रतिबिंब भी होगा। और अवतल दर्पण में आभासी भी बनता है, वास्तविक बनता है, मतलब आभासी प्रतिबिंब का निर्माण तीनों प्रकार के दर्पणों में हो सकता है। हमारा अगला सवाल, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर दिशा बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन, बी प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, सी प्रकाश का प्रकीर्णन या डी प्रकाश का परावर्तन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश का परावर्तन। जी हाँ दोस्तों, जब दर्पण अगर हम लोग कोई सामने रखते हैं और प्रकाश की किरण आकर के टकराती है, टकराने के बाद फिर यहाँ से वापस चली जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, मतलब प्रकाश की दिशा को इसने बदल दिया है। हालांकि अगर प्रकाश का पथ मुड़ जाएगा तो वह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी, लेकिन अपवर्तन तभी होगा जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है।
प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण का मतलब रंग होता है, विक्षेपण मतलब टूटना, यानी कि प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में टूट जाना। प्रकाश जितने रंगों से मिलकर बना है उतने रंगों में अगर डिवाइड हो जाता है तो इस घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन किसी छोटे से कण पर पड़ करके प्रकाश का हर दिशा में फैलना या प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। और प्रकीर्णन में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी कारण से हम वैसे जगहों को भी देख पाते हैं दिन में जहां पर सूरज का प्रकाश सीधे तौर पर नहीं आता है, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारे धूलकण होते हैं। इन कणों पर प्रकाश पड़ता है जब, तो वहां से वह हर दिशा में फैल जाता है। इसीलिए आपके कमरे में जहां सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पहुंच रहा है उस कोने तक भी प्रकीर्णन के माध्यम से ही प्रकाश पहुंचता है। तो इसीलिए खैर यहां जो हमारा सवाल था कि सतह से टकरा करके दिशा बदल देना, यह प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। हमारा अगला सवाल है, लेंस का निर्माण किस प्रकार के पदार्थ से होता है? ऑप्शन ए पारदर्शक, बी अपारदर्शक, सी पारभासी, डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पारदर्शक। जी हाँ दोस्तों, लेंस हम वैसे माध्यम को ही कहते हैं या फिर वैसे सतह को कहते हैं जिसका सतह में दो चीजें होनी चाहिए। एक तो सतह वक्र होना चाहिए, यानी कि टेढ़ा उसमें होना चाहिए, गोलाकार भाग उसमें होना चाहिए, तो सतह वक्र हो, और दूसरा पारदर्शक हो, यानी कि अपारदर्शक वस्तुओं से हम लेंस का निर्माण कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि लेंस तभी काम करेगा जब प्रकाश उससे होकर के बिल्कुल आर पार चला जाए, और जिसके आर पार प्रकाश जाता है उसे हम पारदर्शक पदार्थ या पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। हमारा अगला सवाल, प्रिज्म से गुजरकर प्रकाश के 7 रंगों में बंटने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शंस है ए प्रकाश का प्रकीर्णन, बी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, सी प्रकाश का परावर्तन, या डी प्रकाश का अपवर्तन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो होता है वह 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और सूर्य के प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं, 7 रंगों को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं, मतलब सॉरी श्वेत प्रकाश को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म क्या करता है कि प्रकाश को अपने अवयवी 7 रंगों में विभाजित कर देता है। इस घटना को हम प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं। प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन के बारे में मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला सवाल है, इंद्रधनुष में कौन सा रंग सबसे नीचे होता है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए लाल, बी नीला, सी हरा, या डी बैगनी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बैगनी। जी हाँ दोस्तों, इंद्रधनुष में सबसे नीचे जो रंग होता है वो बैगनी रंग होता है, क्योंकि इंद्रधनुष भी बिल्कुल प्रिज्म की तरह से ही व्यवहार करने पर बनता है। जब बारिश होती है तो वर्षा की असंख्य छोटी बूंदें जो होती हैं वो हवा में कुछ अटकी रह जाती है, छोटी छोटी महीन बूंदें। इन बूंदों से होकर के जब चूंकि जल की बूंदें पारदर्शी होती है, सूर्य का प्रकाश जब इनसे गुजरता है तो बार बार इन छोटी छोटी बूंदों से गुजरने के कारण प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता है। इसलिए वहां पर ये असंख्य बूंदें मिलकर के यह वर्ण विक्षेपण प्रकाश का कर देती हैं, प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं, और प्रकाश अपने अवयवी 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ये 7 रंग कुछ इस प्रकार से होते हैं, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, VIBGYOR, जिसे हम विबजियोर कहते हैं, शॉर्ट में विबजियोर। V फॉर वायलेट, वायलेट यानी कि बैगनी, I फॉर इंडिगो यानी कि जामुनी, B फॉर ब्लू यानी कि नीला, G फॉर ग्रीन यानी कि हरा, Y फॉर येलो पीला, O फॉर ऑरेंज यानी कि नारंगी, और R फॉर रेड यानी कि लाल। इसमें सबसे नीचे वायलेट यानी कि बैगनी रंग होता है और सबसे ऊपर रेड यानी कि लाल रंग होता है। जब आप इंद्रधनुष को देखेंगे तो सबसे ऊपर लाल रंग और सबसे नीचे बैगनी रंग होता है, जिसे शॉर्ट में हम विबजियोर या हिंदी में बैजानीह पीनाला इसके नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? ऑप्शंस हैं ए नीला, बी हरा, सी पीला, या डी लाल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लाल। जी हाँ, अभी हम बात कर रहे थे कि सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है? रेड कलर होता है, और सबसे नीचे वायलेट होता है। तो जो सबसे ऊपर है इसका मतलब उसका मुड़ाव बहुत कम हुआ है, और मुड़ना ही यहाँ विचलन के सेंस में हो गया, यानी जो सबसे कम मुड़ा वो सबसे ऊपर रहा, जो सबसे ज्यादा मुड़ा वो सबसे नीचे गया। यानी विचलन सबसे अधिक बैगनी में होता है, लेकिन सबसे कम विचलन लाल रंग में होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होता है, इसकी स्पीड बहुत अधिक होती है, इसीलिए लाल रंग का प्रकाश सबसे तेज गति से गमन करता है। इसीलिए आप देखते हैं कि रेलवे में या फिर कहीं भी खतरे का जो निशान होता है वो लाल बनाया जाता है, क्योंकि लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और इसीलिए सबसे तेज गति से गति करते हुए आगे जाएगा। इसीलिए खतरे के सिंबल के रूप में या फिर रेलवे के सिग्नल्स के रूप में लाल रंग जो है वह
इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्रकाश दूर तक गमन कर सके। हमारा अगला सवाल है, प्रिज्म में सतहों की कुल संख्या कितनी होती है? जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 5 या फिर डी 6। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5। जी हाँ दोस्तों, इसमें प्रिज्म जब बनता है तो प्रिज्म में ऐसे सतह को हम प्रिज्म कहते हैं, प्रिज्म भी पारदर्शक सतह ही होता है, लेकिन इसमें 3 सतह आयताकार होते हैं और 2 सतह त्रिभुजाकार होते हैं। तो कुल मिलाकर के 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार मिलकर के प्रिज्म का निर्माण होता है। अतः प्रिज्म में सतहों की कुल संख्या 5 होती है, 5 सतह उसमें होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रकाश से रिलेटेड। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। और हाँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। टिल देन, बाय बाय।